हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। आई होप सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा ढंग से और पोर्टल पे लॉगिन करके भी देख लिया होगा कि लॉगिन हो रहा है या नहीं, और सब्जेक्ट्स भी चेक कर ली होंगी करेक्ट सब्जेक्ट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ओबीई के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं और फिर एग्ज़ाम सबमिट करने के बाद में कमेंट्स आते कि मैम ये गलती हो गई, मैम ये गलती हो गई। तो क्यों ना पहले से ही उन बातों को हम समझ ले ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी कोई भी गलती ना हो और आपके रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बच्चों के रिजल्ट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे भी पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ यहाँ पे, और ये पीडीएफ को हम थोड़ा टाइम बाद देखते हैं। ठीक है, तो वो बात जो है ये है कि जब हम ये गाइडलाइंस पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि जो एक पीडीएफ बनानी है, एक आंसर की पीडीएफ की बात हो रही है, सारे आंसर की पीडीएफ की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो वो हमें 7 MB की बनानी होती है। ठीक है, 7 MB से ज़्यादा का अगर होगा तो पोर्टल पे वो अपलोड नहीं हो पाएगी। अब कुछ बच्चों का लास्ट टाइम ऐसा भी कमेंट था कि मैम 2 MB की पीडीएफ है वो भी अपलोड नहीं हो पा रही है, एरर शो कर रहा है। तो जितना मुझे इसका रीज़न समझ में आता है या इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हो, आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। देखो, और भी कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन जितना मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस से, तो अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करोगे और वहाँ पे 7 MB से कम की अगर पीडीएफ होगी तो वो इजीली अपलोड हो जाती है। ठीक है, किसी किसी फ़ोन में भी प्रॉब्लम होती है, तो कोई ऐसा फ़ोन यूज़ करो जिसमें इंटरनेट वगैरह ठीक से चलता हो, इंटरनेट की भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि 7 MB तक की एक फ़ाइल का साइज़ जो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन करोगे 1 2 3 4, तो एक फर्स्ट आंसर की पीडीएफ अलग बनानी है, सेकंड आंसर की पीडीएफ अलग बनानी है, थर्ड आंसर की पीडीएफ अलग बनानी है और फोर्थ आंसर की पीडीएफ अलग बनानी है आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद में जो दूसरी बात थी कि मैम जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं, जब आप कल पोर्टल देखोगे, आप मॉक टेस्ट में भी आज देखा होगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होने के बाद में वो ओपन कहाँ से करना है, ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ फ़ोन में तो इंटरनली ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे आपने डाउनलोड पे क्लिक करा, हार्डली 1-2 सेकंड लगता है या डिपेंड करता है इंटरनेट पे। तो जब डाउनलोडिंग प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली खुल के आ जाता है आपके सामने। ठीक है, लेकिन अगर आप बैक कर दोगे तो वो चला भी जाएगा, फिर आपको दिखेगा नहीं। तो आप अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाके वहाँ से उसको देख सकते हो, और जो नाम होता है क्वेश्चन पेपर का वो कभी भी आपके सब्जेक्ट के नाम से डाउनलोड नहीं होगा। वहाँ पे कुछ नंबरिंग होती है बहुत सारी, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी कोड वर्ड सा होता है, उसमें वो डाउनलोड हो जाता है वहाँ पे। तो अपने आप डाउनलोड फाइल में जाके चेक कर सकते हो। दूसरी बात जो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है कि आप कोई भी पीडीएफ फाइल खोलो, जैसे मैं दिखा देती हूँ अभी। जैसे मैंने एक ये पीडीएफ यहाँ पे खोली हुई है, ठीक है, और मेरे फ़ोन में ये इनबिल्ट सिस्टम है कि मैं कुछ भी डाउनलोड करती हूँ तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन होके मेरे सामने आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, इस पर मैंने टच करा तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है ना, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो सेंड फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे तो बार बार डाउनलोड करने से अच्छा है कि आप सेंड फाइल पर क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास व्हाट्सअप वगैरह का, तो आप ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे। अभी मैंने ऑफ़ किया हुआ है इसलिए नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे से आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप पे शेयर कर लो, अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दो, ताकि वो क्वेश्चन पेपर आपको बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर बैक भी हो जाता है आपसे तो आप उसको बाद में ओपन कर सकते हो। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपने एक बार क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया और वो सपोज़ मिसप्लेस हो गया, आपके फ़ोन में भी नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन हमेशा बना रहता है। जहाँ पे आंसर सबमिट करने होते हैं ना, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन हमेशा बना रहेगा, और आप वहाँ से भी दोबारा से 3 बार 4 बार कितनी भी बार अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो घबराना नहीं है। अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनमें इनबिल्ट ऑप्शन नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होने के बाद गायब कहाँ हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपने फ़ोन में एडोब एक्रोबैट या कोई भी पीडीएफ रीडर, एडोब एक्रोबैट या कुछ होता है, इस तरीके से कुछ होता है, एक बार डाल के देखना, रेड कलर का होता है, पीडीएफ का जैसा सिंबल बना होता है उस पर। ठीक है, प्ले स्टोर से देखना।
और या फिर आप कोई भी PDF रीडर अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो और कोई भी एक रैंडम फाइल डाउनलोड करके देखो गूगल से या कहीं से भी कि वो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली ओपन हो रही है या नहीं, या फिर उसको अपनी फाइल्स में जाके देखो कि वो आप उसको ढूंढ पा रहे हो या नहीं ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई। 7 MB वाली के क्रोम यूज़ करना है, और अगर PDF नहीं खुल रही है, क्वेश्चन पेपर मिसप्लेस हो जाता है, तो आपको कैसे सेव करके रखना है वो मैंने बता दिया। आप सेंड के ऑप्शन पर जाके कोई भी आप ऐप यूज़ करते हो जहाँ पे आपकी PDF खुलती है, वहाँ पे सेंड का ऑप्शन होता ही है, जितना मुझे पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कुछ इंपॉर्टेंट। अब फटाफट से जर्नल गाइडलाइंस को पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यही PDF है जहाँ पे हमें जर्नल गाइडलाइंस को पढ़ना है। ये बोल रहा है कि ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द स्टूडेंट शैल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है, तो अब जो जर्नल गाइडलाइंस की बात थी उसी वीडियो को मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। फर्स्ट पेज पे आपको क्या क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टूडेंट शैल राइट द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या लिखना है फॉलोइंग डिटेल्स में? डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, और इस फॉर्म में लिखना है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर लिखना है। ठीक है, और टाइम भी लिखना है। टाइम कैसे लिखना है? जैसे कि 3 बजे का एग्ज़ाम है तो 3 और ऐसे 00, इस तरीके से आपको टाइम भी लिख देना है। 12 बजे से एग्ज़ाम है तो 12 और ऐसे 00, इस ये टाइम है आपके एग्ज़ाम का। एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखना है सब। फिर आपको उसके बाद नेम ऑफ़ द प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम क्या है, MA है, MCOM है, या फिर यहाँ पे MA दिया है, हमारे तो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको वो लिखना है कि आपका BCOM है, BCOM ऑनर्स है, या फिर आपका BA है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, जो भी है आपको वो लिखना है। देन ईयर या सेमेस्टर, तो आपका एनुअल है या सेमेस्टर मोड है वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यूनिक पेपर कोड। यूनिक पेपर कोड आपको आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर भी होगा, जो आप जब लॉगिन करते हो वहाँ पे, तो जो नीचे सेकंड वाला ऑप्शन होता है क्लिक हेयर का, पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद वहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट शो करता है और कोड भी शो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा। जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो बेटर है आप क्वेश्चन पेपर से मैच करके ही वहाँ से इसको लिखो। टाइटल ऑफ द पेपर, किस सब्जेक्ट का पेपर है, लाइक पॉलिटिकल का है तो इंडियन पॉलिटिक्स, जो भी नाम है आपके पेपर का। ठीक है, तो आपके ये भी आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि कहाँ से पता चलेगा। क्वेश्चन पेपर पे जो आपका टाइटल लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर का, आप वही डालेंगे। ओके, ये तो हो गई सिर्फ फर्स्ट पेज की बात। सपोज आप आंसर 1 की PDF बना रहे हो, 1 मिनट, जैसे आप आंसर 1 की PDF बना रहे हो तो आंसर 1 के फर्स्ट पेज पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार किसी एक पेज पे लिख लो, PDF ही तो बनानी है ना। फिर जब आंसर 2 का करोगे तो इस पेज का फ़ोटो जो है या इमेज है आप दोबारा से आंसर 2 की PDF में भी लगा दो, या फिर से दोबारा से इसको क्लिक कर लो। बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, जितने भी आंसर्स आप यूज़ कर रहे हो आप इसमें से वो इस पेज को बार बार यूज़ कर सकते हो। ये तो फर्स्ट पेज की बात है। सिर्फ सारे पेजेस पे आपको कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? ये फर्स्ट पेज हो गया। अब जब आंसर 1 के लिए, ये तो फर्स्ट पेज हो गया आंसर 1 का। ठीक है, जब आप सेकंड पेज यूज़ करोगे आंसर 1 के लिए तो वहाँ पे आपको लिखना है अपना एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर, उसके साथ साथ अपना पेपर कोड लिखना है। ठीक है, पेपर कोड के साथ साथ आपको और क्या लिखना है यहाँ पे? पेज नंबर। यस, पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ ये फर्स्ट पेज हो गया और ये सारे आंसर्स के लिए फर्स्ट पेज हो गया, तो जहाँ से आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करोगे वो पेज नंबर 2 हो गया, देन पेज नंबर 3 हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको टॉप में लिखनी है। ठीक है, नीचे मत लिखना, फिर नीचे देखने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे ऊपर ही लिख दो अलग से कि दिख रहा है। अगर आपका सपोज़ PDF क्रिएट करने में 1-2 पेज आगे पीछे भी हो जाता है ना, तो जो इवेल्युएटर होगा ना वहाँ पर वो देख लेगा कि यस ये पेज फर्स्ट है, ये पेज 2 है। अगर 3 के इस प्लेस पे सीधे 4th आ गया तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये वाला है, तो वो ठीक से चेक करेंगे आपके आंसर को। ठीक है, तो पेज नंबर ज़रूर डालना है फर्स्ट पेज के ऊपर ही, जो भी आपका पेज नंबर है। दूसरी बात, एग्ज़ाम रोल नंबर ज़रूर डालना है। सारे पेजेस की बात हो रही है ये। और अपना पेपर कोड ज़रूर लिखना है। ठीक है, पेपर कोड लिखना है आपको, और ये सारी चीज़ें फर्स्ट पेज पर लिखनी है हर एक आंसर के। और आंसर जब आप क्रिएट करोगे तो ऐसा नहीं है कि जब सपोज़ फर्स्ट आंसर जो है 7 पेजेस में आपका कंप्लीट हो गया तो सेकंड आंसर आप 8 से स्टार्ट करो। नहीं, जब हर एक आंसर की अलग अलग PDF बन रही है तो हर एक आंसर फर्स्ट पेज से स्टार्ट होगा और फर्स्ट पेज पे ये सारी डिटेल आएंगी, देन सेकंड पेज से आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट पेज और सारे पेजेस पे क्या क्या लिखना है, ये वाली बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं
यहाँ पे लिखा था ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन सेल बी 4 आवर्स। 4 घंटे का टाइम दिया गया है आपको जनरली, 3 घंटे आंसर करने के लिए और 1 घंटा अपलोड करने के लिए। तो थोड़ा फास्ट करना, क्योंकि अपलोड होने में हमें लगता है 1 घंटे में हम PDF बना के अपलोड कर देंगे, ऐसा नहीं होता। और बेस्ट ऑप्शन इसके लिए पता है क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई आपके साथ का भाई बहन है या आपका कोई फ्रेंड है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। आप अपने आंसर्स लिखते रहो और सामने वाले पर्सन को बोल दो कि प्लीज़ भाई PDF बना दे या बहन PDF बना दे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको 4 घंटे मिल जाएंगे आंसर राइटिंग के लिए। और पता है होता है कि जैसे आपने फर्स्ट आंसर कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, अब आप सोचते हो कि हम ना एक साथ PDF बनाएंगे। ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि अगर आप PDF बनाती रह गए और पोर्टल पर टाइम अप हो गया तो आप एक भी आंसर वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाओगे। बेटर ऑप्शन क्या है, आपने एक आंसर कर लिया, PDF बनाओ, अपलोड कर दो। अगर बैक भी हो जाता है ना पोर्टल से, तो जब आप दोबारा लॉगिन करोगे ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी आ रही होंगी। अगर आपने एक आंसर सक्सेसफुली अपलोड कर दिया तो वो पोर्टल पे से कहीं जाएगा नहीं, डिलीट नहीं होगा अपने आप, ठीक है। सेकंड आंसर कर लिया, PDF बनाओ, अपलोड कर दो। ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट ही अपलोड करेंगे, पहले सेकंड ही अपलोड करेंगे। जो आंसर आपने कर दिया, सपोज 6 का आंसर आपने सबसे पहले करा, तो वहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कहाँ पे अपलोड करना है, वहाँ पे आप उस 6 को अपलोड कर दो तुरंत की तुरंत PDF बना के। इससे होगा क्या कि अगर इनकेस आपका टाइम भी फुल हो जाता है, मतलब आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो भी वहाँ पे कम से कम ये होगा कि चलो एक आंसर रह गया अपलोड करने के लिए, तो एक ही तो रहेगा। और अगर आप सारे के साथ चक्कर में बैठे रहोगे तो आपके सारे के सारे आंसर रह जाएंगे, ठीक है। तो फिर मत बोलना बाद में बताया नहीं था। मैं सारी हेल्पफुल बातें आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। कुल मिला के आपको आंसर करने से लेके अपलोड करने तक 4 आवर्स का टाइम है, ठीक है। लेकिन PWD कैटेगरी के लिए ये टाइम आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो वो 6 आवर्स का टाइम है, ठीक है। अब इस 4 आवर्स में भी, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर लिखना तो है नहीं कि लिख के आप दे आओगे कहीं पे जाके, नहीं, आपको अपलोड करना है पोर्टल पे। और पोर्टल पे अपलोड करने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लाइक इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर सर्वर नहीं चलता कभी कभी आपकी तरफ से, नहीं तो सर्वर की तरफ से प्रॉब्लम होती है, कभी कभी फ़ोन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि आंसर हमारा अपलोड नहीं हो पाता। तो अगर इन केस कोई ऐसा रीज़न है, टेक्निकल रीज़न है, अगर कोई ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं कर रहा था अपलोड करने का इसलिए नहीं करा, अगर कोई जेन्युइन टेक्निकल रीज़न है लाइक इंटरनेट प्रॉब्लम या सर्वर प्रॉब्लम, उस केस में आपको 5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड कराना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से आप अपना आंसर अपलोड नहीं कर पाए। सपोज पोर्टल पे एरर लिखा आ रहा है या पोर्टल नहीं खुल रहा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या दोगे भाई, सिर्फ मुंह से बोल के नहीं काम चलेगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा ये एरर थी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। टाइम वगैरह सब वो आ जाता है स्क्रीनशॉट में, या पोर्टल पे भी डेट वगैरह चल रही होती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपका इंटरनेट काम नहीं चल रहा तो वहाँ पे भी लिख के आ जाता है कि आपका योर नेटवर्क इज स्लो वगैरह, जब पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो होगा ही नहीं वहाँ पे, दैट मीन्स कुछ ना कुछ लिख के आएगा, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है कि हम तो बार बार ट्राई कर रहे थे लेकिन कोई एरर आ रही थी या सर्वर काम नहीं कर रहा था, तो आपको स्क्रीनशॉट से उसका एविडेंस देना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट से अच्छा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई भी नहीं है, ठीक है। जो भी PDF आप बनाओगे आंसर अपलोड करने के लिए, उनको डिलीट मत करना, कभी भी डिलीट मत करना जब तक रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि जब रिजल्ट में प्रॉब्लम होती है तो ये लोग मांगते हैं कि वही आंसर्स को अपलोड कर दो। अब वही आंसर्स तो अपलोड तब करोगे ना जब आपके पास वो PDFs होंगी। तो PDF कैसे बनाओगे ये और समझ लो यहाँ पे। जैसे कि सपोज आपने आंसर 3 करा, ठीक है, तो PDF अब आपने ऐसी ही बना दी, तो जब आप अपलोड करने जाओगे और उनको अपनी फाइल में से चूज़ करो, आपको कैसे पता चलेगा PDF है। सपोज आपका HRM का एग्ज़ाम है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोई भी एग्ज़ाम है आपका, तो आप उस पर आपने आंसर 3 करा तो आप लिख दो HRM आंसर 3, तो आप जब ढूंढ पाओगे ना, जब आप अपलोड करोगे तो जब आप फाइल मैनेजर में जाके देखोगे या जहाँ पे भी आपकी लोकेशन होती है PDF की, तो वहाँ पे आप ढूंढ लोगे कि अच्छा थर्ड आंसर अपलोड करना है और ये है आंसर थर्ड। आंसर 1 बना रहे हो तो HRM आंसर 1, इस तरीके से आप उसका रीनेम कर लो। हर PDF जब आप बनाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन होता है फाइल को रीनेम करने का, ठीक है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और बेटर है कि एक PDF पहले से ही बना के देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि PDF बनाते कैसे हैं, रीनेम कैसे करते हैं। तो ये बातें हो गई, हर एक आंसर का लिख दो और इनको सेव करके रखना, ताकि आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दिखा सकते हो, वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो कि येस ये हमने आंसर्स अपलोड करे थे, ठीक है ना, क्योंकि बाद में ये मेल करने को बोलते हैं फिर जब रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे 5 घंटे का टाइम तो आपको दिया ही जा रहा है,
30 मिनट और एक्स्ट्रा मिल रही है। वो क्यों मिल रही है कि सपोज़ पोर्टल पे आप आंसर सबमिट नहीं कर पाए, और पोर्टल पे तो टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, आपने 4 घंटे के अंदर अंदर सबमिट करा है या नहीं करा, या फिर आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया है, तो उसके लिए भी स्क्रीनशॉट लेके रखना कि इन केस आपसे पूछा जाए कि आपने लेट आंसर क्यों सबमिट करा था, तो आप वहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। अब ये जो 30 मिनट वाला टाइम है, पहले तो आप पूरी कोशिश करोगे कि 5 घंटे के अंदर अंदर आपका आंसर सबमिट हो जाए, और 5 घंटे ही नहीं, 4 घंटे के अंदर अंदर। सपोज़ आपका 8 बजे तक का टाइम है एग्ज़ाम का, 3 से 7 का सपोज़ आपका टाइम है एग्ज़ाम का, तो कोशिश करो 6:30 तक आंसर अपलोड कर दो। सारा आंसर अपलोड करके जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सबमिट वगैरह करने का सब कर दो, ताकि बाद में ना जब एंड टाइम पे सारे स्टूडेंट्स एक साथ कर रहे हो तो ना सर्वर हैंग कर जाता है। तो बेटर इसी में, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना आपका रिजल्ट लेट आएगा। अगर विद इन टाइम कर दोगे तो रिजल्ट आपका टाइम से आ जाएगा। अब अगर लेकिन तभी भी नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश 5 घंटे के अंदर, तो 30 मिनट का ये जो टाइम दिया जा रहा है आपको, इसमें आप ईमेल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो है आपका, आप अपना स्क्रीनशॉट भी लगा दोगे, और जितनी भी आपने PDF बनाई है ना आंसर की, उनको भी आप ईमेल में वहाँ पे सेंड कर दोगे कि ये देखो, अब हमने आंसर उसमें लिख भी देना ईमेल में कि हमारा 5 आवर में नहीं अपलोड हो पाया, ये रीज़न है, हम स्क्रीनशॉट भी लगा रहे हैं उसका, और ईमेल करना है। अब ईमेल जो है, अगर आप रेगुलर और NC वेब के स्टूडेंट हो तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, या आपके ग्रुप्स बने होंगे वहाँ से बता दिया होगा, बिकॉज DU की वेबसाइट पे एज सच मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इसकी, ठीक है। लेकिन SOL के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अलग से प्रोवाइड कराए हैं नोडल ऑफिसर्स के नंबर या ईमेल ID, जिन पे आपको जब लेट हो रहा है तो 30 मिनट में आप वहाँ पे आपको ईमेल करना है। वो मैं इस वीडियो के बाद में एक वीडियो बनाऊँगी जहाँ से आपको मैं ये सारी चीज़ें बता दूँगी, ओके। तो वैसे भी ये वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, अब ये सारी कुछ नहीं है, जब आप पोर्टल पे जाओगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट ऑप्टिंग रिमोट मोड, जो रिमोट मोड मतलब घर से एग्ज़ाम देने वाले, तो यहाँ पे इसको प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। बाकी कुछ नहीं लिखा है कि आप अपना मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह जिससे भी आप करने वाले हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी आप चेक कर लें। जो PDF है वो 7 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आंसर सबमिट करोगे तो ईमेल भी आएगा आपको कि आपका आंसर सबमिट हो गया है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर द जो फिजिकल मोड से, अब मुझे नहीं पता इस बार फिजिकल मोड का ऑप्शन है या नहीं, ये PDF में लिखा हुआ है तो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। फिजिकल मोड मतलब जो सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देंगे तो उनको अपने साथ क्या क्या लेके जाना है। द स्टूडेंट शैल रिक्वायर राइटिंग द एग्जामिनेशन एट द तो आपको पहली बात तो सेंटर पर जाना है। दूसरी बात, वहाँ पे ही आपको ICT फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब वहाँ पे आपको लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा करने के लिए बाय द कॉलेज। तो क्वेश्चन पेपर भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और स्कैनिंग आंसर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन आपको अपनी आंसर शीट घर से लेके जानी है, A4 साइज़ की, ठीक है। आंसर शीट घर से लेके जानी है। और यहाँ पे द स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड, अगर आपने गलती से फिजिकल मोड चूज़ कर लिया, लेकिन सपोज गलती से क्या, या आपने जानबूझ के फिजिकल मोड चूज़ करा था कि हम तो भैया कॉलेज जाके देंगे एग्ज़ाम, लेकिन अब आप चाहते हो हम रिमोट मोड से ही एग्ज़ाम दे दें, तो रिमोट मोड का ऑप्शन आप अभी भी आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आप रिमोट मोड से एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने रिमोट मोड लिया है वो फिजिकल मोड से एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो समझ रहे हो, अगर जिन्होंने कॉलेज वाला ऑप्शन चूज़ करा था वो तो रिमोट मोड से एग्ज़ाम दे सकते हैं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके, या वैसे भी आपको आंसर तो पोर्टल पे ही सबमिट करना है, चाहे आप फिजिकल मोड में दे रहे हो या रिमोट में दे रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन तो करना ही करना है आपको OBE पोर्टल पे। लेकिन जिन्होंने रिमोट मोड चूज़ किया था वो सेंटर पर जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। बाकी तो ये सारी चीज़ें मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, कहाँ से कैसे क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है पोर्टल पे, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। इसी के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी SOL के स्टूडेंट्स के लिए, नोडल पर्सन के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को ये बातें पता चल जाएँ। जितनी भी मैंने बातें बताई, एक एक सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा कमेंट करते हैं कि मैम ये गलती हो गई, मैम वो गलती हो गई। तो क्यों ना, जब भी आपका एग्ज़ाम है ना, जो भी आपको ऊपर लिखना होता है, फर्स्ट पेज बनाना होता है, ये सारी चीज़ें आप पहले से क्रिएट कर लो जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। भाई बहुत टाइम जाता है इनमें, पता नहीं चलता है, 1-1 मिनट करके ना बहुत टाइम जाता है। तो जो फर्स्ट पेज पे लिखना है वो पहले से आप लिख लो, जो चीज़ें डिटेल है, एटलीस्ट हेडिंग तो आप डाल सकते हो ना। ये जो 7 हेडिंग है देखो, ये हेडिंग्स आप डालो, इनके सामने का जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे तब लिख लेना। जो फर्स्ट पेज पे लिखना है एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो सेकंड सारे पेजेस पे लिखना है, ऊपर टॉप पे ये शीट है आपकी, तो टॉप पे जो भी आपको लिखना है, तो पेज नंबर आप पहले से डाल सकते हो, ठीक है। मतलब पेज नंबर तो नहीं डाल सकते आप पहले से, क्योंकि फर्स्ट आंसर खत्म हो जाएगा तो सेकंड आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा।
लेकिन आप अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर एटलीस्ट और पेपर कोड तो पहले से डाल के रख सकते हो ना। फिर जब PDF बनाओ तो फटाफट पेज नंबर डालते चले जाओ, और PDF पहले से बनवा के रखो किसी से। जब आप आंसर करते जा रहे हो साथ साथ PDF बनाते चलो, साथ साथ पोर्टल पे अपलोड करते चलो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मैं आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड कराते रहूँ। कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और एसओएल वाली वीडियो ज़रूर देख